नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश एक्सप्रेस में और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमुला। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जोगिंद्र सिंह पुंडीर, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी वो हैं और इसी के साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी वो हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनादेश एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आप हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष आप हैं, लेकिन उससे बड़ा आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किस तरह से आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? बीजेपी के वरिष्ठ नेता या सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के लिए काम करना, यही हमारी सनातन संस्कृति है और हमारी संघ संगठन की रीति नीति है। और पंडित दीनदयाल जी ने एक जो सपना देखकर एक संघ संगठन की हमारी स्थापना हुई, उसमें यही है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी के मार्ग पर चलते हुए हम नेक नीति और ईमानदारी से अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति साधन संपन्न बनके, सक्षम बनके आत्मनिर्भर बने और पंक्ति में खड़ा पिछड़ा अंतिम पायदान पर जो अभावग्रस्त और जरूरतमंद व्यक्ति है, हम अपनी शासनिक प्रशासनिक जो हमारे अधिकारी हैं और जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनको आम जन तक पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं। इसी को आप समाज सेवा कह लो। करने वाला तो परमपिता परमेश्वर है और मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रत्येक उन साधन संपन्न और अच्छी सोच के अच्छे लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस कोविड के कठिन कार्यकाल में जिससे जितना संभव हो अपने आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ साथ अपने से भी जो यथासंभव सहयोग हो उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो ऐसा करने से हमारा जो भारत है, जो हमारे भारत के जो ज़रूरतमंद अभावग्रस्त लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। और प्रत्येक व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि ये भारतवर्ष फिर से परम वैभव की और विश्व गुरु की ओर चले, तब वो सपना साकार होगा। जी बिल्कुल। सर, आपकी एक संस्था भी है, लगातार आप महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। किस तरह से आपकी संस्था में कार्य किया जाता है? संस्था एक जेपी फाउंडेशन है और लेकिन अब से लगभग 30-35 वर्षों से हम लगातार, मैं, मेरी पूरी टीम और संघ संगठन के जो हमें मार्गदर्शन दिशा निर्देश हो, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम बचपन से ही संघ संगठन से जुड़े। और सेवा की जो बात है तो वो तो मैं आपसे बताते हुए मेरे को बड़ा गौरव भी हो रहा है कि लगभग ये बहुत प्राचीन गांव है कांवली क्षेत्र, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ 475 वर्षों से हमारे बड़े, हमारी 21वीं-22वीं पीढ़ी है और ये संस्कार हमारे बड़े बुजुर्गों से, माता पिताजी से मिले। क्षेत्र में निरंतर अपने करने वाला तो परमपिता परमेश्वर है, लेकिन अपनी ओर से यथासंभव हमें ये प्रयास करना चाहिए कि यदि कोई आपके पास आया तो वो कार्य उसका कैसे भी संभव हो वो कार्य हो जाए। बस इसी निमित्त हम काम करते रहते हैं। और फाउंडेशन के तहत हमारा यही है कि जो हमारी महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसलिए ये कार्य किया जाता है क्योंकि हमारे वेदों में और शास्त्रों में भी लिखा हुआ कि पहली जो शिक्षिका है, जो गुरु है, गुरु का बहुत महत्व है। जो पहला गुरु है वो मातृशक्ति है, माँ है। वो माँ अगर जो शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, संस्कार और सनातन संस्कृति पे चलने वाले जो हमारा एक सपना है, तो वो तभी साकार हो पाएगा जब माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देगी। तो मातृशक्ति तक वो सारी योजनाएं पहुँचे, क्योंकि परिवार को वही चलाती है। जब परिवार सक्षम होगा तब क्षेत्र और प्रदेश और देश सक्षम होगा। तो मातृशक्ति के लिए जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है और इसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ करने जो कार्य हैं उसको भी हमारी फाउंडेशन निरंतर करती रहती है। और जो मेधावी छात्र और मेधावी खिलाड़ी हैं उनके लिए भी हम एक अंश अपने उसमें से निकालते हैं अपनी जो फाउंडेशन में है कि कोई भी प्रतिभा किसी भी अभाव में रुके ना। वैसे तो अब जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश का नेतृत्व अपने मजबूत हाथों में लिया, तब से हमारी जो शिक्षा है वो भी संस्कार परक और रोजगार परक उस पर काम हुआ और सर्व शिक्षा अभियान का भी एक कार्य चला। और हमारे जो इससे पहले जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राजवर्धन राठौर, उन्होंने एक स्पोर्ट्स कोड के तहत एक अच्छी एक पहल की जिससे कि जो भी मेधावी खिलाड़ी है वो भी आगे आए। तो हमारी संस्था भी यही काम कर रही है पिछले 20-25 वर्षों से, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाना हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से वृक्ष लगाना हो, या पॉलीथीन का बहिष्कार करके हमें कपड़े के थैले बंटवाने हो, या एक साप्ताहिक या मासिक हम बैठक करते हैं जिससे कि आपस में क्षेत्र में संवाद बना रहे, क्योंकि हमारी सावधानी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो ये फाउंडेशन लगातार क्षेत्र में और पूरे शहर में जन जागरण अभियान चलाए हुए। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि जितना हम अपने
अधिकारों के प्रति चिंतित रहते हैं तो हमें अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र और अपने देश के लिए कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य भी हैं, हमको उनका भी निर्वहन करना चाहिए। तो हमारी संस्था लगातार 3 दशक से यही काम कर रही है। संस्था का रजिस्ट्रेशन तो अभी कुछ समय पहले ही किया, लेकिन हमारी जो एक टीम है वो 3 दशकों से भी ज़्यादा समय हो गया क्षेत्र में लगातार अपने संघ संगठन के और अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आम जो जरूरतमंद लोग हैं, जो पिछड़े, वंचित, अभावग्रस्त, दलित, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और निरंतर कार्य करते रहेंगे। क्योंकि हम अगर जो इस फील्ड में आए हैं तो सिर्फ इसी के लिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और पूरे देश का एक एक व्यक्ति साधन संपन्न और सक्षम बनो। इसमें अगर जो अपनी कुछ आहुति डाल पाए तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। जी सर, आपने कहा कि नशे के खिलाफ भी आपकी संस्था लगातार कार्य कर रही है, लेकिन आज के युग में जो देखा जा रहा है, युवा जो हैं वो लगातार नशे की चपेट में आ रहे हैं। देखिए, पूर्व में भी मैंने बोला था, आज के साधन संसाधन के भागम भाग की दुनिया में कहीं ना कहीं जो संयुक्त परिवार थे वो टूट रहे हैं और एकल परिवार में जो माँ बाप हैं वो बड़े महानगरों में वो कहीं ना कहीं दोनों जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है, बच्चा एकाकीपन महसूस करता है। वो एकाकीपन महसूस करता है, वो या तो इसमें फिल्म इंडस्ट्री की तरफ वहाँ ध्यान लगाएगा, या अपने सोशल मीडिया पे जो हमारा आज ये फ़ोन है उसकी तरफ जाएगा, या फिर वो बुरी संगति की तरफ चला जाता है। वो कहीं ना कहीं एकाकी उसमें वो टूट जाता है, वो वहीं से वो नशे की तरफ जा रहा है। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जहाँ संयुक्त परिवारों में भारतीय संस्कृति दस्ती बसती है, एक तो परिवार एकजुट रहे और एक हम अपने बच्चों से, अपने परिवार से और अपने आसपास जो क्षेत्र में हमारा समाज है, पड़ोस है, उससे निरंतर संवाद बनाए रखें। यदि संवाद बनाए रखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमारा बच्चा या हम कितने ठीक हैं और कोई हम कहीं एक दूसरे के कोई ऐसे किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आ गए जहाँ की कोई नुकसान हमें हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमारी संस्था पिछले 3 दशक से साप्ताहिक और मासिक मिलन का कार्यक्रम करती है। हम अपने क्षेत्र में 5 लोगों की टीम, उसमें महिला भी हो, बुजुर्ग भी हो, युवा भी हो, अपने पड़ोस में 10 घर में एक वो बना लें। हम 10 घर को बना के चलेंगे तो हम 10 घर के लोग जब बैठेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा बच्चा, हमारा जो युवा है, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है, और हम सब किस दिशा में जा रहे हैं। और हमारे आसपास कोई ऐसा नया व्यक्ति तो नहीं है कि जो कहीं हमारे परिवार को, हमारे समाज को कोई गलत रास्ते की तरफ ले जाए, कोई नशे की तरफ ले जाए। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमारी सावधानी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। शासनिक प्रशासनिक अधिकारी तो निरंतर प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक हम सजग और सावधान नहीं होंगे तब तक हम अपने और अपने परिवार को और अपने समाज को नहीं बचा सकते। हमारी सावधानी हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सावधानी ज़रूरी है सर, लेकिन जब युवाओं से बात की गई तो कुछ युवाओं का ये कहना है कि रोज़गार ना होने के कारण वो डिप्रेस हो जाते हैं, जिस कारण उनको एक रास्ता मिलता है नशे का। इससे थोड़ी बहुत राहत पाने के लिए, क्या ये सही है कि रोज़गार न मिलने के कारण युवा लगातार नशे की ओर भाग रहे हैं? देखिए, बेरोजगारी तो एक समय चरम सीमा पर थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी कुछ कार्य किए। लेकिन अब जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है और उसमें भी, और जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें भी संस्कार परक और रोजगार परक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्टार्टअप योजना और कौशल विकास योजना है, वो इसी का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर जो कहीं अपने प्रदेश को ही लो, छोटा सा प्रदेश है हमारा, अगर 20,000 वैकेंसी कहीं निकल रही है तो हमारा लगभग 1.5 से 2 लाख युवा उसमें रोजगार की लाइन में खड़ा है। भर्ती तो 20,000 की होगी, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो उनको ही टेक्निकल हैंड, आज टेक्निकल हैंड से हमारे बच्चे थोड़ा हटे हैं, जिसका कि ये दुष्परिणाम है कि सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं, वहाँ पे कुछ ही लोग चिन्हित होंगे, कुछ ही लोगों का चयन होगा, लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे? उन्हीं के लिए जो एक स्टार्टअप योजना और कौशल विकास योजना है, और जो अभी हमारे प्रदेश में जो युवा हैं और जो महिला हैं, वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बिना ब्याज का ऋण, जिसमें 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का वो ऋण है, उसमें अगर जो युवा खुद उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से काम करेगा तो अपने अड़ोस पड़ोस के 2-4 जो हमारे बेरोजगार हैं उनको भी वो काम देगा। तो मेरा भी यह विनम्र निवेदन अपने शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से भी कि उनको उस लोन में या बैंक से कोई परेशानी ना हो। हम लगातार प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक मंडल में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कैंप लगाएं और वहाँ पर उस समस्या का निवारण उसी क्षेत्र के हिसाब से, जो भौगोलिक दृष्टि है, जो सुदूरवर्ती हमारे सीमांत प्रदेश हैं, वहाँ पर पलायन की स्थिति बेरोजगारी के कारण है, तो वहाँ पर अगर जो हम समय समय पर कैंप लगाएंगे और वहाँ पर उनको
उसी क्षेत्र के हिसाब से उनको रोजगार की उपलब्धता कराएंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पलायन भी रुकेगा और बेरोजगारी की समस्या भी ख़त्म होगी, और जो हमारा युवा है वो हताश होकर जो नशे की या बुरी संगत की तरफ जा रहा, तो हम उसको वहाँ जाने से भी रोकेंगे। जी बिल्कुल, अगर कैंप लगाए जाए, गांव-गांव जाके कैंप लगाए जाए तो बेरोजगारी को ख़त्म किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले कर्नल कोठियाल, जो कि आम आदमी पार्टी के फेस चुने गए हैं, चुनावी मैदान में वो सीएम के फेस के तौर पर उतरेंगे, उनका कहना है कि भ्रष्टाचार उत्तराखंड में है, उनको चौकीदार की नौकरी मिली है बाकायदा घूस लेकर। तो ये कहाँ तक सत्य है? उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तराखंड में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। देखिए, अपने प्रदेश के बारे में अगर जो वो, मैं कर्नल कोठियाल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वो उन्होंने फ़ौज में सेवा की, केदारनाथ में भी उन्होंने सेवा की, लेकिन वो एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं कि जो आज सब जानते हैं, हमारे से किसी से नहीं बचा है कि आप जो है मुफ्त की बिजली या मुफ्त का पानी दिल्ली में आपने देख लिया है। हमें अपने नौजवानों को, हमें अपने देशवासियों को सक्षम बनाना है, ना कि उनको बैसाखी देके उनको मोहताज बनाना है। कर्नल कोठियाल अगर जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने उसको रोकने के लिए कोई मुहिम चलाई या उसको बढ़ावा देने के लिए कोई मुहिम चलाई, आप कह रहे कि 25,000 रुपये की नौकरी देकर आपने वहाँ, तो 25,000 रुपये दे के आप क्या साबित करना चाह रहे थे? उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाह रहे थे या बढ़ाना चाह रहे थे? और मैं नहीं मानता कि उनकी बातों में कोई सत्यता है। यह सिर्फ जो एक अभी उनको लग रहा है कि उत्तराखंड प्रदेश में जिस प्रकार से दिल्ली को उन्होंने शाहीन बाग का आपने देखा होगा, और जिस प्रकार से जो कांग्रेस ने एक मुस्लिम तुष्टीकरण किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। तो कर्नल कोठियाल जी को से मेरा विनम्र आग्रह है कि आपने देश की सेवा की है, आप इस प्रदेश में भी अपनी देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी गौ गंगा गीता हिमालय की रक्षा के लिए, अपने मातृशक्ति नौजवान बुजुर्ग और नौनिहालों की रक्षा के लिए अच्छी राजनीति करें, अच्छे दल के साथ जुड़ें, ना कि इन लोगों के साथ जो कि सिर्फ एक छलावा करने की 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे या पानी फ्री दे देंगे। ऐसे लोगों के साथ जाके आप इस प्रदेश का भला नहीं कर सकते। आपका एक अलग ही सम्मान है, लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नीतियों का सिर्फ विरोध के कारण विरोध ना करें कि आप विपक्ष में हैं, अपनी ज़मीन तलाशने की आप कोशिश कर रहे हैं। अगर जो अच्छी नीतियां उनका समर्थन करें, उसमें सहयोग करें, और अगर जो आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको, चाहे सत्ता पक्ष वाले हैं चाहे विपक्ष वाले लोग हैं, हम सबको अपने प्रदेश की स्थिति को समझते हुए, यहाँ के प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए, यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए, जो मातृशक्ति जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया है, आज भी इतने 21 वर्ष बाद भी जिन आंदोलनकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, कैसे सपने थे उनका, कैसा वो उत्तराखंड चाह रहे थे, आज उनके सपनों को हम कब पूरा कर पाएंगे? जब हम इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने प्रदेश और अपने प्रदेश की जनता के लिए ईमानदारी से एक अच्छी नीति बनाकर उस पर काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये देवभूमि उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में चहुमुखी विकास करते हुए अपना एक नाम रोशन करेगा। क्योंकि मेरे प्रदेश वीरभूमि, प्रत्येक 1 या 2 घर छोड़ के हर आदमी देश की सेवा के लिए तत्पर है। माननीय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो बोलता भी है कि इस प्रदेश का पानी और यहाँ की जवानी पूरे देश के काम आई, लेकिन अपना प्रदेश भी चहुमुखी विकास करे। यहाँ पे जो जिस निमित्त ये हमारा प्रदेश बना था, वो सुदूरवर्ती सीमांत पर्वतीय क्षेत्र के जो गांव हैं वो वैसे ही लहलाएं, वहाँ पे बेरोजगारी के कारण पलायन ना हो, वहाँ पे सड़कें जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास एक चला था। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, आपने देखा होगा कि मात्र 3 महीने में उनकी जो कार्यशैली है, ऐसा लगता है कि जैसे ये, अब जो मेरा अपना सोचना है कि अब की बार उनके नेतृत्व में हम 60 पार जब करेंगे तो आने वाले जो 5 साल हैं, 20 साल एक तरफ और वो आने वाले 5 साल एक तरफ, ऐसा चहुमुखी विकास होगा, चाहे वो महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे आम जन के लिए, प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। सड़कें आपने देखा होगा इन 4 वर्षों में बिजली, पानी और सड़क पे बहुत अच्छा काम हुआ है। जी, हमारे साथ जुड़े थे जोगेंद्र सिंह पुंडीर, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी वो हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी लगातार कार्य कर रही है प्रदेश की जनता के लिए और आगे भी कार्य करती रहेगी।
कैमरा पर्सन आशु के साथ प्रदीप्ता रमोला, जनादेश एक्सप्रेस, देहरादून।